यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। चाइना पर पिछली एक लंबी सीरीज हम लोगों ने चलाई थी, जिसमें मैं 12 से 13 लेक्चर्स एक सीरीज में लगातार दे चुका हूँ। 8 की सीरीज एक चलाई थी, फिर धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते में जिस प्रकार से चाइना की न्यूज़ आती है, मैं कुछ ना कुछ उस पर अपने देश को अपडेट करता हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ कि मैं अपनी भड़ास निकालता हूँ जो मैं मुझे कहना चाहिए। और कोरोना काल में मैं चूँकि कार्यक्रमों में जा नहीं पाता, कोई पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं होती है देश में, राष्ट्र का काम करने के लिए हम लोगों से मिलजुल नहीं पाते, तो ये जो अपने अंदर एक कुंठा होती है जो हम रोज़ करते थे, वो हम इस सीरीज़ में लगातार कहते हैं। कल राजनाथ सिंह जी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सभी सेना प्रमुख शामिल हुए। और राजनाथ जी ने उसमें दो टूक कहा। वो जो उनका कहना है आज की तारीख में, जो उन्होंने दो टूक कहा, एलएसी पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव 62 के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं लगातार कहता आया हूं कि चीन जो है वो अब लगातार भारत सरकार से कह रहा है कि हम मई जून से पहले या मार्च अप्रैल जब भी वो बैठना शुरू किया था, हम उससे पहले की सिचुएशन में जा चुके हैं। नो डाउट वो उससे पहले की सिचुएशन में जा भी चुके हैं, लेकिन 62 से अभी तक उनको बड़ा अवसर मिला था, जिस अवसर की वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए थे। तो अब वो हिस्सा वो खोना नहीं चाहते, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर या जो एलएसी हमने बनाई थी, इस एलएसी की जो फिंगर पॉइंट्स 1962 की हैं, क्योंकि हमारा समझौता तो 1962 में ही हुआ। उसके बाद जो सलमान खुर्शीद समझौता कराए या जो कांग्रेस सीपीसी के साथ गठबंधन होता रहा, वो गठबंधन केवल एक मेमोरेंडम साइन टाइप का साइन होता रहा कि हम पत्थर नहीं इस्तेमाल करेंगे, या हम बंदूकें इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आर्टिलरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब समझौते होते रहे और ये होता रहा कि आमने सामने कभी नहीं आएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग चाइना हमारे साथ बनाता रहा। परिणाम ये निकला कि वो आगे आते रहे और हम पीछे हटते रहे। लेकिन हमने चूंकि शपथ खाई थी कि हम चीन के साथ लड़ेंगे नहीं, और उनके साथ हमने अंडरस्टैंडिंग भी बनाई थी कि हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे, तो हम पीछे हटते चले गए। अभी मैंने पहले भी कहा था कि हम 62 की सिचुएशन से पहले मानने वाले नहीं हैं। 62 की सिचुएशन से मतलब अभी हम अक्साई चीन और सक्सकाम वैली की बात नहीं कर रहे हैं। 62 की सिचुएशन का मतलब है नेहरू जी की हार के बाद जो एलएसी बनी थी। जब नेहरू हार गए 62 की लड़ाई, तो एलएसी जो बनी, उस एलएसी पर जब आप बैठेंगे तब हम आपसे वार्ता करना शुरू करेंगे। और तब वार्ता हम ये करेंगे कि सक्सगाम वैली और जो अक्साई चीन का हिस्सा है उस पर आप क्या कर रहे हैं। जैसे हम पाकिस्तान से कोई भी बात करना नहीं चाहते, अब पाकिस्तान से हम सिर्फ एक बात करना चाहते हैं कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान को कब वापस दे रहे हैं। इसलिए हम उनसे भी दो टूक कहते हैं कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान वापस दें। अभी हमने सीपीईसी पर भी सीधा कल राजनाथ सिंह जी ने कहा कि चीन को चाहिए कि वो भारत की टेरिटरी जो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखी है, वहां पर अपने सारे प्रोजेक्ट को विड्रॉ करे। हम इस उस बात पर हैं कि 62 से पहले की जो सिचुएशन थी, वो चाहे हमारी मेनलैंड की रही हो, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की रही हो, वहां पर आप पहुंचे, उसके बाद हम वार्ता करना शुरू करते हैं। उसके पीछे मैंने कहा कि बहुत सारे लॉजिक्स हैं, क्योंकि हमारी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया उभर नहीं पा रहा था, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट हमारे मार्केट में था। और चाइनीज प्रोडक्ट चूंकि वहां से सब्सिडी लेकर आ रहा था, इसलिए यहाँ पर वो बहुत सस्ता था। और हमारे यहाँ भारत के पास अभी पैसा नहीं है, क्योंकि हम 70 साल के लोटे पुटे लोग हैं, 1000 साल के लेटे पुटे लोग हैं। तो अभी इतनी सब्सिडी का पैसा हमारे पास नहीं है कि जो हम प्रोडक्ट पर चाइना की तरह सब्सिडी लगा सके, और सब्सिडी लगाने के बाद उसको कंपेरेटिवली उनसे नीचे ला सके, या बहुत ज्यादा टैक्सेस रिबेट दे सके। ये हम इस सिचुएशन में आज नहीं है। नतीजा निकलता है कि मोदी सरकार बहुत सारी कंपनियां तो भारत में ले आई, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में ले आई, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में ले आई, उन्होंने प्रोडक्शन भी चालू कर दी, जैसे सैमसंग एप्पल ने प्रोडक्शन चालू कर दिए। लेकिन इनके प्रोडक्शन का नतीजा ये है कि वो प्रोडक्शन महंगा बन रहा है और वो मार्केट में नहीं उठ रहा है। हमको ये अवसर की तरह देखा जब जब चीन हमारी तरफ बढ़ा। हमने पहले भी आपसे कहा है कि हमने 16 कंट्रियों के साथ, चीन इंक्लूडिंग चीन, पहले भी नवंबर में जो एफटीएस थे वो सारे कैंसिल कर दिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने खत्म किए, क्योंकि भाई हमें मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को उभार कर सामने लाना है, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। लेकिन डब्ल्यूटीओ के समझौतों के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे, चाइना को एटलीस्ट रोक नहीं पा रहे थे।
लेकिन चाइना ने खुद हमें अवसर दिया, और उस अवसर में चाइना जब इस तरफ घुस आया हमारी एलएसी के बीच में, ट्रांजिशन पोर्शन में, तो हमने रिएक्ट करना शुरू किया। और आज की तारीख में कोई डब्ल्यूटीओ नहीं, कोई यूएनओ नहीं, जब तक चाइना 62 की सिचुएशन से पहले पीछे नहीं जाता तब तक हमारी कोई वार्ता नहीं हो सकती। इसी कड़ी में अभी कल ही हमने जो रेल कोच बनाने के टेंडर थे, जिसमें एक चाइनीज ज्वाइंट वेंचर ने अप्लाई किया था, 44 वंदे भारत ट्रेनें भारत में बन रही थी। वंदे भारत में सेमी डिलक्स और हाई स्पीड डिलक्स कोचेस बन रही हैं वंदे भारत, उनके टेंडर हमने इनवाइट किए थे। उन टेंडर्स में एक चाइनीज ज्वाइंट वेंचर जो भारत की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया हुआ था, उसने भी अप्लाई किया हुआ था। ऐसे 6 बिडिंग आई। क्योंकि हमने भारतीय वेंचर को उसमें शामिल है, इसलिए पूरा का पूरा टेंडर उस पर कैंसिल कर दिया, ताकि वो भारतीय वेंचर जो जो ज्वाइंट वेंचर चाइना के साथ बनाए हुए हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली अगर अप्लाई कर सकता है तो अप्लाई करे। अदरवाइज चाइना का कोई भी मैन्युफैक्चरर, चाइना की कोई भी कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट हम उसका नहीं चाहते, भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं देना चाहते, भारत का कोई टेंडर उनको देना नहीं चाहते। उसके पीछे जो रेलवे ने अपना तर्क दिया है, उन्होंने कहा कि हम लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल फॉर वोकल, प्रधानमंत्री जी लगातार कह चुके हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हम मेड इन इंडिया को यहाँ पर बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया को यहाँ स्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम लोकल इंडस्ट्री को यहाँ उभारना चाहते हैं। इसके कारण हमने चीन की कंपनी के अप्लाई करने की वजह से, चूंकि अगर उसने अप्लाई किया तो अभी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ जाते हैं, इसलिए वो पूरा टेंडर ही निरस्त कर दिया, और पूरा टेंडर निरस्त करके नए सिरे से उसकी बिडिंग मांगेंगे। मैं लगातार कहता आया हूं कि मोदी सरकार इस अपॉर्चुनिटी का लाभ पूर्ण रूप से उठा रही है, और एक एक करके जो जो चीज़ें चाइना की सामने आती जा रही, और उन जिन चीज़ों का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, जिन चीज़ों की भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या थोड़े से प्रयास से हो सकती है, एटलीस्ट उतनी चीज़ें तो हम लगातार बंद कर ही रहे हैं। और जिनका ऑल्टरनेट नहीं है, उनके ऑल्टरनेट लगातार हम ढूंढ रहे हैं। क्या जापान से हमें ऑल्टरनेट मिल सकता है? क्या कोरिया से ऑल्टरनेट हमको साउथ कोरिया से मिल सकता है? क्या हमको अमेरिका से या यूरोपियन कंट्रीज से या ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से कोई ऑल्टरनेट मिल सकता है, या ताइवान से ऑल्टरनेट मिल सकता है? अगर हमें उसका ऑल्टरनेट यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो चाइनीज प्रोडक्ट को उन मामलों में हम पूरा बैन कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो रक्षा मंत्री जी ने कल बड़े दो टूक शब्दों में कहा कि हम कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं कर सकते, और चीन की नई एलएसी तो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। नई एलएसी का मतलब मालूम क्या होता है? नई एलएसी का मतलब ये होता है कि चीन ये कह रहा है कि 62 के बाद जहां तक हम घुस आए हैं वहां पर एलएसी है, या वहां पर एलएसी बना लीजिए, हम वहां पर तटस्थ रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो एलएसी 62 में बनाई थी, उस 62 की एलएसी से पीछे कोई समझौता नहीं होगा। उसके लिए कोई भी कॉस्ट अगर हमको पे करनी पड़ती है या किसी भी स्तर पर हमको जाना पड़ता है, तो हम उस स्तर पर जाएंगे, लेकिन हम नई एलएसी को स्वीकार नहीं करेंगे। नई एलएसी ऑलरेडी राहुल गांधी और उनके परिवारीजन स्वीकार कर चुके थे, कांग्रेस स्वीकार कर चुकी थी। इसी कारण से वो 62 के पॉइंट से बहुत अंदर आ चुके हैं, और इस बात को यूएस ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि चीन 62 में जहां पर युद्ध विराम हुआ था और 62 में जहां पर एलएसी बनी थी, उससे बहुत अंदर है, और वो लगातार क्लेम कर रहा है कि हमारी एलएसी यहीं पर है, हम यहीं पर बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एलएसी वहीं पर उन्होंने बनवाई थी, क्योंकि उनके वंशजों ने जब वहां शासन किया तो वो ढील देते चले गए, पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन जैसी फाउंडेशनों में लगातार डायरेक्ट आता रहा, और नतीजा निकला कि वो अंदर घुसते रहे। अब चीन ने इतने परिश्रम के बाद, इतना पटाने पटूने के बाद इतना अंदर वो घुस आए हैं, और आप अब नए सिरे से कह रहे हैं कि नहीं, 62 की सिचुएशन पर जहां पर युद्ध विराम हुआ था, जो हमारा आपका समझौता है, वहीं पर आप खड़े हो जाइए। हालांकि वो यूनिलेटरल युद्ध विराम था, यानी कि अगर चीन ना मानता तो शायद और भी अंदर आ जाता। चीन को वहां से रास्ता चाहिए था अपने दो प्रांतों को, जिनशांग और ये तिब्बत को मिलाने के लिए, तो वो उसको रास्ता वहां से चाहिए था, वो एरिया उसने कवर कर लिया। लेकिन फिर भी हमारा एक मौलिक समझौता हुआ, मौलिक रूप से वहां पर एक एलएसी बनाएगी। उस एलएसी पर एटलीस्ट हम कहते हैं कि आप कायम रखिए, उसके बाद हम आपसे वार्ता करना शुरू करेंगे। आज सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि मोदी के फंदे में कायदे से चीन फंसा हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी, मिस्टर पी के शर्मा एक हैं, उन्होंने मुझे कई एक मेलें लिखी, हालांकि वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े जानकार कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी उनको भी एक संदेश दें, क्योंकि मैंने कहा था कि इस सिचुएशन में डील करने के लिए ट्रंप से अच्छा अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट और नहीं हो सकता।
कारण क्या है कि उसने बिना किसी समझौते के, बिना किसी लोभ लालच के, हमको लालच दिए बगैर या हमसे किसी प्रकार का सेक्रीफाइस किए बगैर साउथ चाइना सी में अपनी फौजें लगा दी, अपने युद्धक बेड़े लगा दिए, वहां पर उन्होंने सैन्य अभ्यास कर दिया, सीधा सीधा स्टेटमेंट दिए। जितने कठोर स्टेटमेंट भारत नहीं दे सकता था, उससे ज्यादा कठोर स्टेटमेंट भारत के फेवर में ट्रंप सरकार ने दिया। जैसे पीके शर्मा जी ने मुझे मेल किया कि आपको अपनी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग समझनी चाहिए, आपको फिर बाद में उन्होंने फाइनली, मैंने कहा जब उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया तो मैंने कहा फूल्स आर फूल्स, मैं तो फूल हूं, मैं अपने देश के लिए बेवकूफ हूं। मैं आप होशियार लोग हैं, आप वर्ल्ड वाइड घूमते हैं, मैं तो बेवकूफ हूं। मेरे तो दिमाग में एक चीज बैठ चुकी है कि ये देश मेरा है, इस देश के लिए कुछ भी मुझे करना पड़े, प्रोफेशन छोड़ना पड़े, मुझे अपनी संपत्ति छोड़नी पड़े, मुझे संसार में जो भी करना पड़ेगा मैं इस देश के लिए करूंगा। ऐसा मैंने प्रण और तपस्या करनी शुरू कर दी है, मैंने ऐसा प्रण लिया है। इसलिए मैंने उनको सीधा लिख दिया कि भाई मैं तो फूल हूं और फूल फूल ही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। ही रिप्लाइड बैक अगेन, और बाद में उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बहुत कुछ कहा। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की है, यू आर ए स्टूपिड टाइप टीचर, आप केवल पैसे कमा रहे हैं कुछ लेक्चर्स देकर, आप एक छोटे से टीचर हैं। शायद उन्होंने मेरा प्रोफाइल सही से नहीं पढ़ा होगा। मैं 370 का नेशनल कन्वीनर था जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के बैनर तले। सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान मैं नेशनल मीडिया में नेशनल स्तर पर कार्य कर रहा था। उसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैं फंस भी गया था, जिसमें कम्युनिस्टों ने मुझे वहां घेर लिया था बाबुल सुप्रियो के साथ। वो मेरा लेक्चर था, मेरा प्रोग्राम था, बाबुल सुप्रियो वॉज द गेस्ट देयर। उन्होंने शायद और नहीं देखा होगा कि देश के, मैं बहुत कुछ नहीं जानता लेकिन फिर भी जितना जानता हूं, देश के बड़े न्यूज चैनल्स मुझे मेरी सलाहें पूछते हैं, मांगते हैं। देश की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सलाह ली जाती है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जैसे सेंटरों में, बीएचयू यूनिवर्सिटीज़ में, या जो इस तरह के देश में बड़े उपक्रम हैं, उन उपक्रमों में मेरी ये नॉन एजुकेटेड, नॉन ग्लोबल सोच को वो जानना चाहते हैं। और चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए वो सारी बैठकें बंद हैं, तो हम इस इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जैसे पीके शर्मा ने कहा कि आप छोटी सोच रखते हैं, आप बनिया हैं, आप शॉर्ट टाइम सोच रहे हैं, और उसके डाले हुए ब्रैड्स को, उसके दो टुकड़ों को आप अभी देख रहे हैं ट्रंप के। ही इज अ वेरी एरोगेंट पर्सन, वी नीड्स ए एरोगेंट पर्सन टू डील द चाइना। आज अगर ट्रंप हमारे साथ ना खड़े होते साउथ चाइना सी में, तो शायद सिनेरियो इस बॉर्डर पर दूसरा होता। दूसरी बात यह है कि जब चीन या कोई भी कंट्री हमारे टेरिटरी पर कब्जा कर लेगा, तब हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे क्या? अरे आज की तारीख में चीन हमारे बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, उस बॉर्डर पर हमारी लड़ाई की सिचुएशन बनी हुई है। आज हमारा जो मित्र है वही रियल मित्र है। उसका स्वार्थ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका स्वार्थ हो सकता है, लेकिन आज मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे देश के स्वार्थ के लिए ट्रंप अगर जीत कर आते हैं और वो इस तरह की अप्रोच दो हमारे एनिमियों के प्रति रखते हैं, एक इस्लामिक चरमपंथ और दूसरा चाइना, और वो खुलकर हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर आज हो जाएगा, क्या वो ताउम्र बना रहेगा? 4 साल के लिए उन्होंने बनना है। इन 4 साल हमारे लिए क्रूशियल टाइम है। इस क्रूशियल टाइम में मुझे ट्रंप जैसे एरोगेंट, जिनको आप कहते हैं, उनकी आवश्यकता है। मुझे लगता है पीके शर्मा जी को, जिन्होंने बड़े शिद्दत से मुझे कई एक मेल लिखे, उनको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि आज रिक्वायरमेंट क्या है। आपने कहा कि हम 30 वर्ष से विदेशों में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कमाई करने के लिए जाते हैं और आप वहाँ ट्रेड करने के लिए जाते हैं, बट डोंट से व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द नेशन। ऐसा लोग मोदी जी के लिए भी कहा करते थे, ऐसा लोग चाणक्य के लिए भी एक समय पर कहा करते थे, और ऐसा देश के बड़े रणनीतिकारों ने, जिन्होंने परिवर्तन किया, उनके बारे में लोग ऐसे ही कहते थे। एक टाइम पर मोदी जी को अमेरिका ने बैन भी लगा दिया था। तो फिर आज वही मोदी पूरे संसार को अपने कंट्रोल में लिए हो, क्योंकि उनकी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट थी। वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, वो देश प्रथम करके सोचते हैं, सब कुछ पीछे रखते हैं, और देश के लिए शॉर्ट टर्म अगर
अच्छा है तो शॉर्ट टर्म अपनाते हैं, लॉन्ग टर्म अच्छा है तो लॉन्ग टर्म अपनाते हैं, अगर बेड टर्म अच्छा है तो बेड टर्म अपनाते हैं, और अगर सीधा कन्फ्लिक्ट करना अच्छा है तो वो भी अपनाते हैं। देश हित में जो रहता है, जिस प्रकार की स्ट्राइक करनी होती है वैसी स्ट्राइक वो करते हैं। जैसी चीन के ऊपर इस समय इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की आवश्यकता थी, चीन के ऊपर इकोनॉमिक स्ट्राइक चल रही है। लगातार बॉर्डर पर गतिविधि रखे हुए हैं, और राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट दो टूक साफ आया वो उसी कड़ी का एक परिणाम है। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि आप हमें राय देते हैं, अच्छा है, हम आपकी राय को बड़े अच्छे से स्वीकार करते हैं। और चाइना पर नज़र रखने के लिए या अमेरिका के बारे में आपने हमारा जो ज्ञानवर्धन किया, और आपने जो भारत की एक संकुचित सोच को हमें बताया, भारत के ऐसे लोगों को अपने बारे में, आपके टाइप के लोगों के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।